वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कोनिक सेक्शन को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, एक्सरसाइज 7.1 चल रही थी हमारी, हमने पैराबोला को डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 16 जैसा कि आप रीड कर पा रहे हैं, कहता है टू टेंजेंट्स टू द पैराबोला y² इज इक्वल टू 8x meet the tangent at vertex in the point P and Q. If PQ is equal to 4, then prove that the equation of locus of point of intersection of the two tangents is जो भी कुछ दिया हुआ है। तो पहली चीज़, 4 लाइन से ऊपर क्वेश्चन निकल जाता है तो हमारे दिमाग में कुछ नहीं समझ में आता, हम हैंग हो जाते हैं। धीरे धीरे एक एक चीज़ को बाइफरगेट करते हुए चलते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमारी जो बेसिक है कि सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लें। आगे क्या कहना चाह रहा है? आगे कह रहे हैं भैया, टू टेंजेंट्स टू अ पैराबोला y² इज इक्वल टू 8x। फर्स्ट थिंग, y² इज इक्वल टू 8x कह रहा है, मतलब पैराबोला का मुंह इस तरफ खुलने वाला है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। और वहाँ पर वो दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहा है। तो फर्स्ट थिंग हमारे दिमाग में आएगी कि सर पहले तो पैराबोला बनाए। ये रहा आपका पैराबोला जिसकी इक्वेशन है y² इज इक्वल टू 8x। सेकेंड थिंग कह रहा है भाई साहब कि हमने यहाँ पर दो टेंजेंट्स ड्रॉप करे हैं। तो सपोज करो दिस इज द फर्स्ट टेंजेंट, ठीक, और मान लो ये है तुम्हारी सेकेंड टेंजेंट, ठीक है। और इस पैराबोला के ऊपर दो पॉइंट्स आ रहे हैं, इन दो पॉइंट्स के ऊपर से हमने टेंजेंट ड्रॉप करी हुई है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है सर ये जो टेंजेंट है ना, आगे जाके y एक्सिस को मीट कर रही है। एक पॉइंट का नाम दिया है P, दूसरे पॉइंट का नाम दिया है Q। और एक खास बात कही है कि सर ये PQ का जो अंतर है वो 4 यूनिट है। आई होप 4 यूनिट है, ठीक है। और कह रहा है सपोज कर लो कि ये पॉइंट है तुम्हारा R, तो वो पूछ रहा है कि अगर मैं ऐसे ही टेंजेंट्स ड्रॉप करते जाऊं, मतलब ये तो मैंने पहला जोड़ा बनाया है, मैंने दूसरा टेंजेंट ड्रॉप किया तो R पॉइंट इधर आएगा, मैंने तीसरा टेंजेंट का जोड़ा बनाया तो R पॉइंट इधर आएगा। तो R पॉइंट का जो ट्रेसिंग है वो क्या बनाएगा? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? वो पूछना चाहता है। मैं अगेन डायग्राम बनाऊंगा आपके लिए, वापस से बेसिक कंसेप्ट समझे। ये तो हमने एक टेंजेंट के पेयर बनाया है जो कि R पे जाके मीट कर रहा है। अब ये PQ जो अंतर है ना, ये 4 ऐसे भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। तो सपोज करो कि मैंने एक और टेंजेंट ड्रॉप किया इस पॉइंट से और दूसरा टेंजेंट ड्रॉप किया मैंने इस वाले पॉइंट से। सर यहाँ पर भी अंतर 4 यूनिट का ही है। अब PQ नीचे शिफ्ट हो गए हैं पर R पॉइंट भी सर नीचे शिफ्ट हो गया है। तो ऐसे अगर मैं बहुत सारे पेयर्स ऑफ टेंजेंट बनाऊं तो ये R जो है ना, ये R वो कहना चाहता है कि वो भी एक पैराबोला बनाएगा, जो कि बनेगा, ठीक है। अब वो हमसे प्रूफ करवाना चाहता है। हमने बोला ठीक है सर, प्रूफ करवा देते हैं आपको। तो अगेन एक बार आपके लिए डायग्राम क्लीन कर देते हैं। डायग्राम क्या कह रहा है? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, हमारा पैराबोला y² इज इक्वल टू 8x। और मैं सिर्फ अब एक ही पेयर ऑफ टेंजेंट बनाने वाला हूँ, ठीक है, जो भी आपको अच्छी लगे। ये रही आपकी पहली टेंजेंट, ये रही आपकी दूसरी टेंजेंट जो कि इस R पॉइंट पे मीट कर रही है। y एक्सिस को वो P और Q पर टच मार रही है, ठीक है। अब ये जो दो पॉइंट्स हैं इनका भी कुछ और नाम कर देते हैं। तो मैं बोल देता हूँ सर ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ठीक है। तो क्योंकि हमें दो अलग अलग पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉप करी हुई है, हम इसका पैरामेट्रिक फॉर्म लेने वाले हैं। कौन सा फॉर्म लेने वाले हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म लेने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास है फॉर y² इज इक्वल टू 8x। अगर मैं y² इज इक्वल टू 8x को कंपेयर करूँ y² इज इक्वल टू 4ax के साथ में, a की वैल्यू आएगी 2। तो a को रखते थोड़ी देर साइड में, ठीक है। फिर मानते हैं लेट a T1 and B T2 be points on parabola
तो आपका जो पैराबोला है वहाँ पर मैंने ए T1 और बी T2 पॉइंट ले लिया है। सर ये T1 T2 आर पैरामीटर्स, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे फ़र्क ये पड़ेगा देयरफॉर पॉइंट ए इज़ इक्वल टू, अगर आपको याद है पैरामीट्रिक फॉर्म 80 स्क्वायर 280, ठीक है, इस तरीके से हमें वो चीज़ मिलने वाली है। क्या मिलेगा? 80 स्क्वायर 280, पर क्योंकि ए की जगह पर हमने T1 पैरामीटर लिया है इसलिए हमें ये मिलेगा। दूसरी जगह पर बी की जगह पर हमें मिलेगा, ध्यान से सुनना, 82 स्क्वायर 282। इज इट क्लियर? पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो डील करना चाहते हैं टेंजेंट में। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है सर? सर टेंजेंट की इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में होती है yt इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन जो होती है वो होती है yt इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। ठीक है, तो सर इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगी? तो मैं लिख रहा हूँ सिंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज yt इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए एंड बी विल बी, ध्यान से सुनना, ए की वैल्यू कितनी है? 2 है, इसलिए पहली चीज़ मिलेगी yt1 इज इक्वल टू x1 प्लस 2, एक मिनट, x1 नहीं यहाँ पे 2t स्क्वायर, ठीक है, 2t1 स्क्वायर। तो मतलब सर हमने क्या किया? हमने बस यहाँ पे t की जगह पे t1 पटका और a की जगह पर मैंने यहाँ पर 2 पटक दिया। इस इक्वेशन का नामकरण कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली b वाले पॉइंट पे भी जो टेंजेंट बनी है उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? yt2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2t2 स्क्वायर, और ये बनी दूसरी इक्वेशन। अब सुनना, ये जो टेंजेंट है ये आगे जाके P और Q पॉइंट पे कट मारती है, पर ये P और Q पॉइंट कौन से हैं? ये तो y एक्सिस पर आने वाले पॉइंट है। ठीक है, तो लिख रहा हूँ मैं आगे, सिंस टेंजेंट्स एट A एंड B मीट्स P एंड Q, या फिर मीट्स y एक्सिस एट P एंड Q, तो y एक्सिस को P और Q पे मीट करती है। पर सर y एक्सिस की कोई खासियत होती है? y एक्सिस की खासियत होती है कि यहाँ पर इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, टेंजेंट्स एट A एंड B मीट्स y एक्सिस एट P एंड Q वेयर x इज इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 होते ही देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 और 2 में मैं x की जगह पर 0 पटकूंगा। देखो यहाँ पे 0 पटकते ही yt1 इज इक्वल टू 2t1 स्क्वायर, मतलब मुझे मिला y इज इक्वल टू 2t1। सही है। सिमिलरली यहाँ 0 पटकते ही t2 कट हो जाएगा और आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 2t2। पर सर ये कौन से पॉइंट है? अरे ये पॉइंट तो वो है जो कि y एक्सिस पे मिले थे, P और Q। ऊपर वाले का नाम होगा 0, 2t1 और नीचे वाले का नाम होगा 0, 2t2। इज इट क्लियर? अच्छा, अब एक दो बच्चों के दिमाग में डाउट आएगा कि सर आपने यहाँ पर 0 रखा, मैं इसको साइड में थोड़ा सा लिखता हूँ, अगर मैंने इसको यहाँ पर 0 रखा तो आपको इक्वेशन दिखती है yt1 इज इक्वल टू 2t1 स्क्वायर। जो बच्चे पढ़ रहे हैं जेई के लिए उनको ध्यान में होगा, मैंने बार बार बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है कि अगर क्वाड्रेटिक है तो डायरेक्टली कट मत करो, आप इधर उधर उनको लेके चले जाओ। तो यहाँ से अब दिक्कत ये होती है कि इसको जब आप सॉल्व करते हो ना तो आपके 2 आंसर्स आते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 आंसर आने चाहिए। तो ये आपको दिखने वाला है yt1 माइनस 2t1 स्क्वायर इक्वल टू 0। आप t1 को कॉमन निकालेंगे तो आपको 2 आंसर मिलेंगे, एक मिलेगा y की वैल्यू 2t1 और दूसरी मिलेगी y की वैल्यू t1 की वैल्यू 0। तो ध्यान से सुनना, t1 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि वो पैरामीटर है। क्या है? पैरामीटर है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। इसी कारणवश मैंने यहाँ पर सीधे सीधे y की 2 वैल्यूज़ निकाल ली है। अच्छा, यहाँ पर लिख दीजिए रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है
कि हमने P का कोऑर्डिनेट यहाँ निकाला है, Q का कोऑर्डिनेट यहाँ पर निकाला हुआ है। चलिए अब और कोई खास बात बताइए क्या क्वेश्चन में? तो अगर हाँ सर हमें एक खास बात बताइए, उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि PQ का जो अंतर है ना वो 4 है। PQ का अंतर जो है 4 है, तो PQ तो है 0,2T1 और ये है 0,2T2। इसका मतलब Q माइनस P, या फिर लिखूँ मॉड ऑफ 2T2 माइनस 2T1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अच्छा दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? दोनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा। 2 जैसे ही कॉमन निकलेगा तो मिलेगा मॉड ऑफ T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कराऊँ, क्योंकि मैंने आपको बोला था मॉड का इलाज क्या रहता है, स्क्वायर करना, तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँ तो T2 माइनस T1 का स्क्वायर विल गिव यू 4। यहाँ तक आके ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, इसका नामकरण कर देते हैं थर्ड इक्वेशन। थोड़ा आगे चलते हैं, आगे और कुछ बोल रहा होगा वो हमसे। आगे एक और चीज़ हो रही है, ऐसे तो उसने नहीं बोला होगा पर फिर भी एक चीज़ उसने बोली है। देखो ये जो हमने टेंजेंट्स ड्रॉप करे थे, ये आगे जाके एक R पॉइंट पे मिल रही है जिसका लोकस हमें ढूंढना है। तो मैं कहता हूँ, है ना, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, लेट R बी, या फिर इसका नामकरण कर देते हैं x1 y1 बी द पॉइंट ऑन रिक्वायर्ड लोकस। जिस पॉइंट का लोकस हमें ढूंढना है वो पॉइंट है हमारा R, और जिसका नाम है x1, y1। पर सर एक और ख़ास बात है, ये जो R है ना, ऑल्सो R इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 टेंजेंट्स। मतलब ये जो आपने 2 टेंजेंट बनाई है ना, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आपका R है, x1 y1। तो मैंने बोला ठीक है, अगर ये उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो वो कैसे निकाला जा सकता है? इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पर। देयरफॉर सॉल्विंग 1 and 2 साइमल्टेनियसली, सॉल्विंग 1 and 2 साइमल्टेनियसली। ठीक, साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करेंगे? 1 में से 2 को माइनस कर दो, यहाँ बचेगा y T1 माइनस T2। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे y T1 माइनस T2। इधर क्या बचेगा? x कट जाएगा, 2T1 स्क्वायर माइनस 2T2 स्क्वायर, या फिर सरल भाषा में लिखें T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। इसका मतलब y की जो वैल्यू आई है, अब ध्यान से सुनना, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, a प्लस बी a माइनस बी, तो आपको मिलने वाला है 2 टाइम्स T1 प्लस T2। ये तो y की वैल्यू मिली। मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है R, इसका y कोऑर्डिनेट कितना मिल रहा है? 2 टाइम्स T1 प्लस T2। तो सर x कोऑर्डिनेट तो पगले रखो, यहाँ पर रखो, यहाँ पर y की वैल्यू किसी भी, मैं इक्वेशन 1 में रख रहा हूँ। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से मुझे क्या मिलने वाला है? तो ध्यान से देखना, मैं y की जगह पे रख रहा हूँ 2 टाइम्स T1 प्लस T2, तो मुझे मिलेगा 2 टाइम्स T1 प्लस T2 इंटू, वहाँ पर था T1, x प्लस 2 T1 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ये T1 भी मल्टीप्लाई होगा, 2 भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2T1 स्क्वायर मिलेगा। इधर का 2T1 स्क्वायर, उधर का 2T1 स्क्वायर कटेगा और हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 2T1 T2। नेक्स्ट, है ना। तो अभी मेरे पास में क्या क्या आया है? मेरे पास इस लोकस के x और y कोऑर्डिनेट्स मिले हैं। पर सुनना, ये x और y कोऑर्डिनेट्स मुझे T1 और T2 में मिले हैं, जबकि हमारा लोकस निकलना चाहिए सर x और y के बीच में। तो यहाँ तो नोटिस कर लो, नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट। चलिए, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, T2 माइनस T1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब हम, क्या आपको पता है, सिंस वी नो दैट, क्या सर हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि T1 माइनस T2 का स्क्वायर जो है, इट इज़ इक्वल टू T1 प्लस T2 का स्क्वायर माइनस 4T1 T2। ठीक है, चेक करके देखते हैं सर। T1 का स्क्वायर, T2 का स्क्वायर प्लस 2T1 T2,
-4 करने पर -2t1t2 विच इज़ इक्वल टू t1 माइनस t2 का स्क्वायर। अब हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ हैं सर इसमें से? t1 माइनस t2 का स्क्वायर देखो मेरे पास में 4 पड़ा हुआ है, मतलब ये जो है मेरे पास में आंसर आएगा 4। t1 प्लस t2 का स्क्वायर, तो क्या मेरे पास t1 प्लस t2 का स्क्वायर है? हाँ, यहाँ पर नहीं है, पर t1 माइनस t2 का स्क्वायर मेरे पास मिलेगा। ध्यान से देखना अगेन, t1 माइनस t2 का स्क्वायर जो है ना वो मुझे मिलेगा y1/2। t1 प्लस t2 इज इक्वल टू y1/2। ये y1 कहाँ से है सर? ये y1 क्यों आया? ये y1 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा पॉइंट जो था वो था हमारा x1 y1। ध्यान से देखना, मैं वहाँ से लिख रहा हूँ t1 प्लस t2 की वैल्यू लिख रहा हूँ y1/2 का स्क्वायर प्लस 4t1t2 को मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 2t1t2। क्यों सर ये क्यों लिख रहे हो? क्योंकि देखो इधर 2t1t2 की वैल्यू x1 दी हुई है, तो हमें मिलेगा माइनस का 2 टाइम्स x1। देखो हमारा जो लोकस है वो x1 और y1 के बीच में आ रहा है। अब ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर ये कितना आने वाला है? 4 आने वाला है। मैं 4 से थ्रू मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये मुझे मिलेगा यहाँ पर 16, ये यहाँ पर मुझे मिलेगा y1 का स्क्वायर, ये मुझे यहाँ पर मिलेगा 16 नहीं, हमने कैसे 4 से किया था, तो ये मिलेगा 8x1। दैट इज़ y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8x1 प्लस 16। इसमें से कॉमन निकलेगा y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स x1 प्लस 2, और शायद से उसने, अब ध्यान से सुनना, ये हमारे पॉइंट x1 y1 का लोकस बन रहा है। ये जो हमारा पॉइंट है ना r, जिसका हमने घर का नाम दिया था x1 y1, उसका लोकस बन रहा है। पर हमें सर लोकस की इक्वेशन x1 y1 में देखने की आदत नहीं है, तो कुछ नहीं, रिप्लेस x1 बाय x, y1 बाय y, तो हमें मिलेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स x प्लस 2 विच इज़ द रिक्वायर्ड लोकस। पर सर ये लोकस है कौन? इट रिप्रेजेंट्स पैराबोला। तो आपको ये पता होना चाहिए, इक्वेशन देखने के बाद बताते आना चाहिए, हाँ ये एक पैराबोला बनने वाला है। मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये एक पैराबोलिक पाथ को ट्रेस करेगा इस तरीके से। तो क्वेश्चन लेंदी था, कहाँ से शुरुआत करी थी, ढंग से नोट डाउन करिए, हर पॉइंट को मेंशन करिए। दूसरी चीज़, लोकस ढूंढते टाइम जब कभी भी आपको लोकस की इक्वेशन ढूंढने के लिए बोला जाए, तो सबसे पहले जिसकी लोकस ढूंढनी है उस पॉइंट को आप x1 y1 मानिए। उस x1 y1 में आप कोई तो भी इक्वेशन बना लीजिए, और वो इक्वेशन बनाने के बाद में x1 y1 को रिप्लेस कर दीजिए x और y से। इतना इजी रहता है। अगर आप CBSE के हैं और CBSE के वीडियोस भी देख रहे हैं, तो CBSE के इसमें मेंशन बस यहाँ पे x1 y1 की जगह पे रहता है h, k में लोकस को ट्रेस किया जाता है। मतलब आपकी इक्वेशन बनती है ये h और k में, यहाँ पर h आएगा, यहाँ पर k आएगा, और अल्टीमेटली आप h और k को रिप्लेस कर देते हैं अगेन x और y से। तो लोकस बनाने की एक बेसिक फंडा है, जिस पॉइंट का लोकस चाहिए आप उसको x1 y1 मानिए या फिर h और k मानिए, उस इक्वेशन को बना लीजिए h और k में या x1 y1 में, और अल्टीमेटली उसको रिप्लेस कर दीजिए x और y से। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन उठा दें। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 17 और 17 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 32y। मतलब दो पैराबोला दिए हैं, एक ये वाला पैराबोला और एक ये वाला पैराबोला, और वो कह रहा है कि एक कोई तो भी कॉमन टेंजेंट है इन दोनों को, एक टेंजेंट, हालांकि डायग्राम ढंग से नहीं है पर आप समझ रहे हो मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा कोई टेंजेंट है जो कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और x स्क्वायर इज इक्वल टू 32y को टच मार के जा रहा है। तो वो जानना चाहता है कि सर इस टेंजेंट की इक्वेशन बोलो। हमने बोला ठीक है बताएंगे, पहले जो चीज़ मिली है उसमें से देखते हैं हम क्या क्या ढूंढ सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग, फॉर पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, a की वैल्यू आ जाएगी 1। सिंपल सी बात है, हम कंपेयर करवाएंगे इसको y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के साथ, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। ओके,
नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम। ये हालांकि हम प्रीवियस वीडियोज़ में चेक कर चुके हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, जहाँ की a की वैल्यू 1 दी हुई है, दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 अपॉन एम। साइड में रखते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि इस टेंजेंट की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, और ये टेंजेंट दोनों पैराबोला को टच करती है, सिंस टेंजेंट ऑल्सो टचेस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32y। तो सर इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि y की जगह पर मैं एम एक्स प्लस 1 अपॉन एम रख सकता हूँ, तो रखते हैं। देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32 टाइम्स एम एक्स प्लस 1 अपॉन एम। दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों सर m से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपॉन में m है, तो ये दिखने लगेगा एम एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 32m इंटू एम मतलब 32m स्क्वायर एक्स, और ये इधर भी जाएगा तो मिलेगा 32। ध्यान से आराम से इसको मल्टीप्लाई करके चेकआउट करना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या ये क्वाड्रेटिक बन रही है? हाँ सर, इसको इधर बुला लो तो ये दिखेगा एम एक्स स्क्वायर माइनस 32m स्क्वायर एक्स और प्लस माइनस 32 इक्वल टू 0, ठीक है। 32 इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ। ये पैराबोला है, इस पैराबोला को टेंजेंट टच करती है। टेंजेंट टच कर रही है, इसका मतलब टेंजेंट कितने जगह पे टच करती है? सर सिर्फ एक जगह पे। मैं लिख रहा हूँ, सिंस टेंजेंट टचेस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32y एट 1 पॉइंट ओनली। तो सर इसका हम करें क्या, टेंजेंट एक जगह पे टच करती तो मैंने तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ से समझाया था, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो आपका पैराबोला यूं जाता है, मतलब आपको x की दो वैल्यूज़ मिलती है। अगर d की वैल्यू लेस देन आती है मतलब वो टच नहीं कर रहा है, मतलब पैराबोला ऊपर से निकल जाता है, ठीक है। अच्छा ये किस क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं हम? क्वाड्रेटिक मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब ऐसी क्वाड्रेटिक जो कि एक्स स्क्वायर में बनी हुई है। एक्स स्क्वायर की क्वाड्रेटिक अगर d ग्रेटर देन 0 आता है तो दो जगह पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलते हैं और आपको x की दो वैल्यू मिलती है। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो आपको x की कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलता है, x की कोई वैल्यू नहीं मिलती है। और सर क्या होता है अगर d इक्वल टू 0 हो जाए तो सर आपको सिर्फ एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलता है। इसका मतलब x एक्सिस इज टेंजेंट टू दिस पैराबोला। ये पैराबोला, हाँ हमने डिस्कस किया था, क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोलिक रहता है, मतलब x एक्सिस उसको टेंजेंट रहती है। तो सर यहाँ पे भी तो ये हो रहा है, ये जो टेंजेंट है वो इसको एक पॉइंट पे टच कर रही है ना, मतलब ये जो है ना यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक को एक जगह पर टच कर रही है। एक जगह पे टच कर रही है मतलब सर इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। ये देखो यहाँ पर हमने बात करी थी, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, मतलब दैट इज d इक्वल टू 0, ठीक है। पहले यहाँ मेंशन कर लेते हैं ना, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, और फिर आगे लिखो सिंस टेंजेंट टचेज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32y एट 1 पॉइंट ओनली, तो d की वैल्यू 0 आनी चाहिए। d की वैल्यू 0 आनी चाहिए मतलब सर b स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने बोला हाँ बिल्कुल, 32m स्क्वायर का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ध्यान से सुनना, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये b स्क्वायर ये प्लस हो गया, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो मिलेगा मुझे प्लस 32m इज इक्वल टू 0 आराम से। अच्छा कॉमन क्या निकल रहा है ध्यान से देखना, तो कॉमन में सर 32, एक मिनट एक चीज़ रहेगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब यहाँ पे क्या रह गया 4 रह गया सर, आपका मल्टीप्लाई करना। अब ध्यान से देखना, ये है 32 का स्क्वायर, यहाँ पे 32, तो सर एक 32 बाहर, फिर से सोचना 32 के स्क्वायर में से एक 32 गया, एक 32 बचा,
एक 32 बचा उसमें से, और इधर 4 है, तो मैं 4 को बोलता भैया तू बाहर आ जा। यहाँ से 4 और 32 गया, वहाँ पर सिर्फ m बचा। ठीक है, रुको रुको, m भी तो निकल रहा है। अरे 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 सर देखो क्या क्या निकल रहा है, मैं क्या कॉमन निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखना। 4 32 m इतना बाहर निकाला। अब आराम से देखना, पहली चीज़ पीछे वाले के पास जाते हैं। 4 भी गया, 32 भी गया, m भी गया, सर कुछ नहीं बचा, 1 बचा। ओके, इसके पास क्या गया, इसके पास 32 का स्क्वायर था, तो एक 32 चला गया, दूसरा 32 बचा, उसमें से 4 चला गया तो बचा 8। फिर m की पावर 4 है, 4 में से आपने एक m निकाल लिया तो बचा कितना, m क्यूब, और इक्वल टू में बचा 0। अब ध्यान से सुनना, दैट इज़ 4 इंटू 32m इज इक्वल टू 0 और 8m क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब m की वैल्यू 0 और m की वैल्यू -1/2। सॉल्व करके चेक करना आराम से। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि m इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल। क्यों सर, क्यों नॉट पॉसिबल बोल रहे हो? क्योंकि ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1/m, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये 1/m, इसलिए मना करना पड़ेगा कि नहीं भैया ये पॉसिबल नहीं है। तो सर क्या चलेगा, m इज इक्वल टू -1/2 चलेगा, इसीलिए, है ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, ध्यान से, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी ये थी, y इज इक्वल टू mx प्लस 1/m, और हमने m ढूंढ लिया है, तो मिलेगा y इज इक्वल टू -1/2x -2। ठीक है, 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई, तो दुनिया में आएगा 2y इज इक्वल टू -x -4, दैट इज x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 फाइनल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18th, फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट द टेंजेंट फ्रॉम विच टू द पैराबोला y² इज इक्वल टू 18x आर सच दैट सम ऑफ देयर स्लोप्स इज -3। ठीक है, अगेन वो लोकस जानना चाहता है, और लोकस के लिए कौन सी ट्रिक यूज़ करनी है आपको पहले से पता है। सो फर्स्ट थिंग, पहली चीज़ तो हमें बोला हुआ है पैराबोला, तो हम लिख लेते हैं फॉर y² इज इक्वल टू 18x, a की वैल्यू आ जाएगी 9/2। ये आप कंपेयर करके निकलवा सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट टेंजेंट फ्रॉम विच, मतलब वहाँ से हमें एक टेंजेंट ड्रॉप करनी है, और उन टेंजेंट्स का जो सम ऑफ स्लोप्स है वो -3 दिया हुआ है। तो पहली चीज़ तो हमें लोकस फाइंड करना है, और मैंने आपको पहले ही बोला था, लेट p x1 y1 be पॉइंट ऑन रिक्वायर्ड लोकस। फर्स्ट थिंग, लोकस पे जो पॉइंट है उसको लिख लीजिए x1 y1, ये मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे पास में फिर क्या दिया हुआ है, क्या हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है? तो हम बोलेंगे हाँ सर, सिंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला इज y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, पर क्योंकि यहाँ पर a की जगह पे 9/2 है, y इज इक्वल टू mx प्लस 9/2m, अपॉन में 2 लोग बैठे हैं ना, 2m बैठा हुआ है, तो 2m से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये चीज़ हमको दिख रही है, ध्यान से देखना, 2ym, ये चीज़ मुझे दिख रही है 2xm², और ये चीज़ मुझे दिखेगी 9। इसका थोड़ा मेकअप करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं तो दिखेगा 2, नहीं इसको इधर रहने देते हैं, 2x इंटू m², इसको इधर भेज रहा हूँ, -2ym और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, ये चीज़ तो हमें मिल गई है। अब वो क्या कह रहा है आगे, उसने कुछ क्वेश्चन में बोला हुआ आपसे, क्वेश्चन में वो कह रहा है कि सम कितना दिया हुआ है, तो कह रहा है सम ऑफ देयर स्लोप इज़ -3, मतलब जो भी सम आने वाला है स्लोप्स का वो कितना आने वाला है, -3। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, पॉइंट है x1 y1, तो पैराबोला की जो टेंजेंट आएगी y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, वो भी मुझे मिलेगी x1 और y1 में। तो कहानी चल रही है x1 y1 में, पर ये क्वाड्रेटिक किसकी मिल रही है सर, ये तो m में मिल रही है, तो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, दिस इज
quadratic equation in M, therefore it has two roots m1 and m2, और हमें पता है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज सम ऑफ रूट्स m1 प्लस m2 इज माइनस b अपॉन a, दैट इज ये x1 y1 था, मतलब माइनस भी नहीं क्योंकि ये कट जाएगा, तो हमें मिलेगा 2y1 अपॉन 2x1। पर सर उसने एक और चीज़ बोली हुई है कि सम ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू -3। मैंने बोला ठीक है रख दो, इसका मतलब ये है कि y1 इज़ इक्वल टू -3x1। इसका मतलब है, इसको इधर बुलाओ, 3x1 प्लस y1 इज़ इक्वल टू 0। सर x1 और y1 में इक्वेशन मिल गई, मतलब ये लोकस की इक्वेशन आ गई। तो करना क्या है, कुछ नहीं, x1 और y1 को रिप्लेस कर दो xy से, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लोकस इज 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। पर सर ये होता कौन है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, मतलब ऐसी लाइन जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, विच represents line passing through origin। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या बन रहा है, एक लाइन बन रही है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक, नेक्स्ट नंबर 18 हो गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव कर रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है ना। ऐसा सेम क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस लेवल पर भी देखने को मिल सकते हैं। सेम वे जो क्वेश्चन है ये फिज़िक्स में भी इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उसमें हालांकि कंडीशंस अलग रहती है। पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं, देन वी विल थिंक ओवर इट। द टावर ऑफ अ ब्रिज हंग इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला हैव देयर टॉप्स 30 meters above the roadway and are 200 meters apart. If cable is 5 meter above the roadway at the center of bridge, then length of vertically supporting cable from the center, और यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है। आई थिंक सो इट इज़ 30 meters अपार्ट। ठीक है, सो प्लीज़ करेक्ट द क्वेश्चन। इफ़ द केबल इज़ 5 meter above the roadway at the center of bridge, find the length of the vertically supporting cable from the center which is 30 meter apart। जो 30 मीटर दूरी पर हो। पहली चीज़ सर क्वेश्चन क्या है ना, धीरे धीरे। फर्स्ट थिंग, ये क्वेश्चन है एक ब्रिज का, ठीक है। अगर आपको पता है तो इसका नाम होता है सस्पेंशन ब्रिज। जेईई में जब ये क्वेश्चन आता है सस्पेंशन ब्रिज के नाम से आता है, फिज़िक्स में आए या फिर मैथमेटिक्स में आए। सर ये बला क्या होती है, ये कुछ नहीं होता है, ये साइड में आपके 2 सपोर्टिंग रॉड्स या टावर्स लगे रहते हैं, ठीक है, और एक केबल रहती है जो कि पैराबोलिक शेप में रहती है, और ये जो नीचे का जो सपोर्ट है इसको लटकाया जाता है इन सपोर्टिंग केबल्स के ज़रिए। मतलब ये सपोर्टिंग केबल्स है ना, ये केबल्स इस नीचे वाले पार्ट को होल्ड करके रखती है, नीचे वाला जो पार्ट है उसको होल्ड करके रखती है। नाउ द सेम थिंग हैपन्स ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ, मतलब एक चीज़ ये रही, इस तरफ आपका एक तरफ रहेगा, दूसरी साइड ये रहेगी, दोनों तरफ सेम सस्पेंशन ब्रिज रहेगा, दोनों तरफ सेम पैराबोलिक पाथ रहेगा, और इस केबल को सपोर्टिंग केबल्स लगाए रहते हैं। तो सर इससे क्या होगा, इससे बीच में इधर एक रहेगा, एक इधर रहेगा, और ये बीच में आपका ब्रिज हैंग होगा जिसमें आप रोड बना के इसके ऊपर से ट्रैफिक पास ऑन कर सकते हैं। ठीक है, एक सस्पेंशन ब्रिज का एग्जांपल अगर आप देखें, आई थिंक जो हावड़ा ब्रिज भी उसी में आता है, और जो हमारा वर्ली सी लिंक है इट इज़ ऑल्सो सस्पेंशन ब्रिज, बट दैट इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, उसका आर्किटेक्चर डिफरेंट है। उसमें एक ही सपोर्टिंग टावर लिया है, जहाँ पे ये हमारे टावर्स हैं, ये हमारे टावर हैं। वर्ली सी लिंक में एक सिंगल सपोर्टिंग टावर है और सपोर्टिंग केबल्स आर इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, मतलब इस तरीके से वो कनेक्ट होती है। तो ये भी सस्पेंशन ब्रिज है, ये भी सस्पेंशन ब्रिज है। यहाँ पर पैराबोलिक केबल रहती है और वो उसको होल्ड करके रखती है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ सस्पेंशन ब्रिज है जिसकी अभी आज हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने कहा था सर
अच्छा, पहली चीज़, अब हमारा क्वेश्चन क्या था वो बाद में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो धीरे धीरे एक एक चीज़, क्योंकि 4 लाइन के ऊपर अपन हैंग हो जाते हैं, अपने को समझ में नहीं आता है, तो धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। द टॉवर ऑफ अ ब्रिज हंग इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला हैविंग देयर टॉप्स 30 मीटर अबव द रोडवे। ठीक है, मतलब 2 टॉवर्स हैं, ये रास्ता होगा, इनका नामकरण कर देता हूँ, ये बोलता हूँ मैं ए बी, ठीक है, इसका नाम बोल देता हूँ मैं सी डी। इन 2 टॉवर्स जिनकी ऊंचाई है 30 मीटर्स, मतलब ये 30 मीटर्स रोड से ऊपर है, ये भी 30 मीटर रोड से ऊपर है, और एक पैराबोलिक केबल से इनको सपोर्ट दिया गया है। ठीक, आगे रीड करते हैं। एंड आर 200 मीटर्स अपार्ट, दैट मीन्स सर ये जो पूरा अंतर है 200 मीटर का है। ठीक है, मतलब बी और डी की दूरी 200 मीटर की है। आगे सोचते हैं, इफ़ द केबल इज़ 5 मीटर अबव द रोडवे एट द सेंटर ऑफ द ब्रिज, है ना, ये कहना चाह रहा है कि ये जो आपकी पैराबोलिक केबल है, ये वाली, ये सेंटर पर 5 मीटर की ऊंचाई पर है, सेंटर पर 5 मीटर की ऊंचाई पर है। Then find the length of vertical supporting cable which is 30 meter apart from center। मतलब ये एक सेंट्रल सपोर्टिंग केबल है आपकी, ये सेंट्रल सपोर्टिंग केबल है जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है, 5 मीटर। अब मैंने आपको डायग्राम में पहले बताया था, ऐसे बहुत से सपोर्टिंग केबल्स होती हैं, पर भाई साहब जानना चाहते हैं कि सर इस पर्टिकुलर केबल, जिसका नामकरण मैं कर देता हूँ PQ, ठीक है, इससे थोड़ी दूरी पर मतलब RS केबल जो कि 30 मीटर की दूरी पर है, उसकी लेंथ कितनी होगी। देखो क्वेश्चन कहाँ से कहाँ गया है। क्वेश्चन में बताया गया है कि 2 टॉवर्स हैं, उनकी ऊंचाई है 30 मीटर्स अबव ग्राउंड। उसके बाद में एक पैराबोलिक केबल है, उस पैराबोलिक केबल का जो सेंट्रल सपोर्टिंग, मैंने कहा था बहुत सारे सपोर्टिंग केबल्स, उसमें से सेंट्रल सपोर्टिंग केबल जो है 5 मीटर की ऊंचाई पर है। उसके साथ साथ इन दोनों टावर्स की दूरी 200 मीटर दी हुई है। तो वह जानना चाहता है कि सर अगर सेंटर से मैं 30 मीटर दूर गया तो वो जो केबल आने वाली है सपोर्टिंग केबल, उसकी हाइट कितनी होगी। नाउ द सेम क्वेश्चन फिजिक्स में पूछा जाता है, तब पूछा जाता है आपसे कि इस 30 मीटर की दूरी पर जो केबल है उसमें कितना टेंशन आ रहा है। टेंशन समझ रहे हो, क्योंकि आप फाइनली ये बार लटका हुआ है बहुत बड़ा, इसके ऊपर रोड कंस्ट्रक्ट होने वाला है दोनों तरफ से। जब ये 3D स्ट्रक्चर बनेगा, रोड बनने वाला है, तो वायर्स में टेंशन क्रिएट होगा क्योंकि उसके ऊपर वजन डाल रहे हो। वो टेंशन कितना रहेगा, ये फिज़िक्स के जेई में क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि हमारे लिए काम काफ़ी हद तक आसान है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर बकवास लिख लेंगे, हमें तो जो रेगुलर लिखना है वो सारी चीज़ें। ठीक है, क्या आप मानते हैं, मैं यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको पहले से ही मेंशन करवा देता हूँ। ठीक, ये PQ ना बोलते हुए कुछ और बोल दूँगा। ठीक, अभी हाल फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कह रहा हूँ कि भैया तू जो है ना, तू मेरी x एक्सिस है, तू मेरी x एक्सिस है, और इसको जो है ना, मैं इसको कह रहा हूँ तू मेरी y एक्सिस है, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में खेलना जानते हैं, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखें, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस में खेलेंगे तो ही हम ये चीज़ें ढंग से फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक, चलिए, एक x एक्सिस मिली है, एक y एक्सिस मिली है मेरे हिसाब से। तो क्या आप मुझे बता सकते हो इस A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सोचते हैं सर, सोचते हैं सर। ये टोटल दूरी है 200, इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं इसको O मानूँ, मैं इसको O मान रहा हूँ। क्यों O मान रहे हो, क्योंकि ये हमारा ओरिजिन आने वाला है 0,0। तो O से B की दूरी जो रहेगी वो रहेगी 100 मीटर। यस सर, ये 100 मीटर है। ठीक है, अच्छा टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी कितनी है, टोटल है सर 30 मीटर। इसका मतलब ये हुआ 100,30। ए पॉइंट मुझे मिला 100,30, क्योंकि हम अभी तो बता के आए थे ये पूरा है
30 मीटर, तो ये 30, ये 100, मतलब 100, 30 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग, पहली क्या ये आपको पैराबोला दिख रहा है, तो पैराबोला की इक्वेशन कौन सी बनने वाली है सर? तो पैराबोला की सर हमें एक जनरल इक्वेशन पता है जो कि होती है, क्योंकि पैराबोला ऊपर की तरफ मुंह खोल रहा है, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं लिखता हूँ y² = 4ax तो पैराबोला इधर मुंह खोलता है, और x² = 4ay तो पैराबोला ऊपर मुंह खोलेगा। मैं यहाँ पर जनरल इक्वेशन लिखूँगा x - h² = 4ay - k। सर ये क्यों लिखी? क्योंकि एक तो मुंह ऊपर की तरफ खोल रहा है और वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पर नहीं है। देखो वर्टेक्स यहाँ पर आती है, जनरली इसको वर्टेक्स बोला जाता है, और अगर ये ओरिजिन पे होती तो मैं इक्वेशन लिखता x² = 4ay, पर क्योंकि आज वो वहाँ नहीं है इसलिए मेरी जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरीके से। तो सर वर्टेक्स है कौन? अरे तो तू सोच, ये तेरी y एक्सिस है, ये तेरी x एक्सिस है, मतलब ये तेरी वर्टेक्स है, और वर्टेक्स किस पर है? y एक्सिस पर है, मतलब ये पॉइंट क्या होगा सर? 0,5। सही है, मतलब h की जगह पे 0, y की जगह पर k की जगह पर 5, दैट मीन्स x² = 4ay - 5। पर पैराबोला में जो चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है वो रहती है फोकस, मतलब a, 0, और हमारे पास a ही नहीं है सर, ढूंढेंगे। तो चलिए अब बकवास लिखना शुरू करते हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो 18 है, ये एक बार चेक कर लेते हैं। सॉरी 19th क्वेश्चन है। ठीक है, 19th क्वेश्चन है। डायग्राम जैसा मैंने बनाया है वैसा ही बना लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो पहली चीज़ लेट, तो क्या क्या करें, नामकरण थोड़ा धीरे धीरे अलग अलग कर लेते हैं। मैं इसको पूरा PQ बोल देता हूँ क्योंकि PQ अच्छा लगेगा। यहाँ पर इसका नामकरण PQR बोल देता हूँ, और इसको मैं बोलता हूँ H, K बोलूँ या फिर 0,5 बोलूँ, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो लिखते हैं बकवास, लेट R H, K इक्विवेलेंट टू 0,5 बी वर्टेक्स ऑफ पैराबोलिक केबल। तो इस पैराबोलिक केबल की जो वर्टेक्स है, मतलब ये वाली चीज़, वो हमने मान लिया है H, K विच इज़ इक्वल टू 0,5, जो कि मैंने आपको बोला हुआ है। ठीक है, अब हम आपको आगे लिख सकते हैं, एंड एक्सिस लेट कोऑर्डिनेट एक्सिस बी chosen अकॉर्डिंग टू डायग्राम। मतलब जैसा मैंने डायग्राम में बोला है उसी के जैसे आप कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस नीचे, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ, और उस तरीके से आपका पैराबोला बनेगा। इसीलिए देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला विल बी, अभी हमारी बात हुई थी इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्योंकि हमारा फॉर्मूला बनता है x - h² = 4ay - k, दैट इज x² = 4ay - 5। क्यों सर, ऐसा क्यों आया? क्योंकि h की जगह पे 0 और k की जगह पर मैंने 5 पटका। अब आगे बढ़ते हैं। सुनना, हमें अभी a की ज़रूरत है क्योंकि a के बिना हम आगे नहीं जाएंगे। क्या आप मानते हो इस पैराबोला पर एक पॉइंट A भी आता है? यस सर, आता है। तो लिख रहा हूँ, सिंस A 100,30 लाई ऑन पैराबोला, और क्योंकि वो लाई करता है देयरफॉर x की जगह पे मैं रखूँगा 100, 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y - 5, y क्या करूँगा 30, 30 - 5 मतलब 25। आई होप आप जानते हैं 25 4 ज़ा 100 और 100 कट गया, तो a की वैल्यू आपको मिली 100। चलिए, इसका मतलब है ना, दैट इज इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 मतलब मैं इसका नाम दे दूँ 1, दैट इज 1 बिकम्स x² = ये देखो यहाँ पे मैं 100 रख रहा हूँ क्योंकि a की वैल्यू 100 है, तो ये मिल रहा है 400 y - 5। छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, फिर आगे चलते हैं। हमें तो बात करनी है इस PQ के बारे में, तो लिखते हैं लेट PQ बी हाइट
of tower 30 मीटर अवे फ्रॉम सेंटर, मतलब सेंटर से 30 मीटर की दूरी पर एक रॉड है जो कि सपोर्टिंग केबल है। टॉवर लिखने से अच्छा यहाँ पे हम लिखते हैं सपोर्टिंग केबल, सपोर्टिंग केबल, सपोर्टिंग केबल। सो PQ is height of supporting cable which is 30 मीटर away from the center। एक बात सर अगर ये 30 मीटर की दूरी पर है तो P का कोऑर्डिनेट 30, समथिंग आएगा। मैंने बोला हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम x एक्सिस पर 30 मीटर दूर सरके हैं तो x कोऑर्डिनेट 30 आएगा। सर y कोऑर्डिनेट, अरे तो पगले वही तो ढूंढना है, y कोऑर्डिनेट मतलब हमें हाइट ही तो ढूंढनी है। तो मान लेते हैं ना, मान लेते हैं कि ये जो है 30, y1 है। तो मैं लिख रहा हूँ therefore P is equivalent to 30, y1, और इसको बोलते हैं लेट, ये हमने अज्यूम कर लिया 30, y1। बस कैसे भी करके आप y1 की वैल्यू निकालिए, आपको हाइट ऑफ सपोर्टिंग केबल मिल जाएगा। कैसे निकालेंगे सर? तो निकालने के लिए, अच्छा आई होप आपने डायग्राम पहले से बना के रख लिया होगा, तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ क्योंकि जगह बन जाए थोड़ी सी मेरे लिए। अब ध्यान से देखो, क्या ये P पॉइंट भी इसी पैराबोला पर आता है? तो मैं लिखूँगा सिंस P lie on पैराबोला, देयरफॉर, ध्यान से x की जगह पे 30, y की जगह पर y1, x की जगह पर 30, 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400। सुनना 400 क्यों? क्योंकि सर यहाँ 400 आ गया था ना, तो 400 y माइनस 5, y की जगह कितना है y1, 400 y1 माइनस 5, क्या मिल रहा है सर? ये 900, मतलब y1 माइनस 5 इज इक्वल टू 900 अपॉन 400 विच इज़ 9/4। y1 इज इक्वल टू 9/4 प्लस 5 दैट इज 29/4 विच इज़ इक्वल टू 7.25 मीटर। देयरफॉर लास्ट में एक चीज़ लिख लेना, हाइट ऑफ टावर 30 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज 7.25 मीटर्स। कंप्लीट। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। सर्कल हुज सेंटर इज 4, -1 passes through the focus of parabola x² + 16y is equal to 0, then show that सर्कल टचेस द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। इसका मतलब पहले पैराबोला की इक्वेशन से हम फोकस के साथ साथ हम डायरेक्ट्रिक्स निकाल लें और फिर हम चेकआउट करें कि क्या सर्कल की रेडियस और डायरेक्ट्रिक्स जो है ना, मतलब डिस्टेंस ऑफ सेंटर एंड डायरेक्ट्रिक्स सेम आ रहा है। सोचिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उसने हमसे पूछा है कि सर्कल डायरेक्ट्रिक्स को टच करके जा रहा है या नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये है कि सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स की दूरी अगर रेडियस r है, देन दिस, अगर सेंटर का रेडियस हमने निकाल लिया मान लो 2, तो ये अंतर भी 2 ही आना चाहिए। ये फिक्स है। क्या कह रहा हूँ? सेंटर की रेडियस, सर्कल की रेडियस, सर्कल की रेडियस अगर 2 है, ठीक है, तो सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स की दूरी भी 2 आनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को टच मारते हैं। तो हमने बोला ठीक है, धीरे धीरे शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें क्या क्या दिया हुआ है? तो पहली चीज़ सर पैराबोला दिया है। हियर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, क्या दिया है इक्वेशन ऑफ पैराबोला? x² + 16y इज इक्वल टू 0, दैट इज़ x² इज इक्वल टू -16y, दैट इज़ अगर मैं कंपेयर करूँ -4ay के साथ में, तो a की वैल्यू जो है वो मुझे मिल रही है 4, a की वैल्यू 4। किसके साथ कंपेयर है ना, पहले मेंशन कर देता हूँ। कंपेयर विथ x² इज इक्वल टू 4ay, दैट इज़ a इज इक्वल टू -4, दैट इज़ a इज इक्वल टू -4। ठीक है सर, a मिल गया है, मतलब सर फोकस मिल गया, दैट इज़ फोकस s इज इक्विवेलेंट टू -4, 0। चलिए सर फोकस मिल गया। ऑल्सो
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ध्यान से सोचना मैं क्या बता रहा हूँ। पैराबोला है, एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में, नेगेटिव में जा रहा है, मतलब फोकस जो है इस तरीके से आएगा। ठीक है, एक मिनट, क्या फोकस -4,0 आएगा क्या? ज़रा सोच के बता। नहीं सर, यहाँ गड़बड़ हो गई आपसे। दिस फोकस विल बी 0,-4, मतलब यहाँ मिलेगा 0,-4। अच्छा, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है सर? डायरेक्ट्रिक्स मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। अपोजिट डायरेक्शन में जाना है मतलब y इज इक्वल टू +4, दैट इज y - 4 इज इक्वल टू 0। तो आपको दो चीज़ें मिल गई, आपको फोकस मिला, आपको डायरेक्ट्रिक्स मिली। अब चलते हैं सर्कल भैया के पास। सर्कल भैया के बारे में कुछ बोल रहा है क्या वो हमसे? ज़रा चेकआउट करते हैं। अरे क्वेश्चन कहाँ चला गया? यस, सर्कल के बारे में रेडियस नहीं दिया हुआ है, सिर्फ सेंटर दिया हुआ है। तो बोल रहे हैं चलिए हम सोच लेते हैं कैसे निकाला जाए। तो फर्स्ट थिंग, लेट R be radius of circle whose center is, सेंटर कितना दिया हुआ है हमारे पास में आज? आई थिंक सो 4,-1, whose center is 4,-1. Therefore length of CS is equal to radius, या फिर रेडियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ CS। CS के बीच की जो दूरी रहेगी वो हमारा क्या रहेगा? रेडियस रहेगा। तो CS के बीच की दूरी मतलब सर, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू CS। C मतलब सर सेंटर, सेंटर इज C। S मतलब ये। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी कैसे निकालते सर? डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला 0 - 4 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस ऑफ -1 मतलब -4 + 1 का स्क्वायर। तो सर ये तो 16 आ रहा है, ये 9 आ रहा है, 25 का स्क्वायर रूट हमें तो पता है 5 यूनिट आने वाला है। आने वाला है 5 यूनिट वाला आने वाला है। अच्छा, अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि रेडियस अगर 5 यूनिट आई है तो ध्यान से, सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स की दूरी भी अगर 5 आई तो आप बोलेंगे कि सर्कल जो है डायरेक्ट्रिक्स को टच मार के जा रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस, या फिर टू बी प्रिसाइज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इज। सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? तो हमें पता है पॉइंट होता है x1 y1, लाइन होती है ax + by + c = 0, और डिस्टेंस होता है ax1 + by1 + c / √a² + b²। यहाँ पर सेंटर कितना है? तो मैं लिखता हूँ सेंटर C इज़ 4,-1, जो कि तुम्हारा x1 y1 फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स क्या है तुम्हारी? डायरेक्ट्रिक्स सर ये रही, यहाँ रही y - 4 इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट्रिक्स में ध्यान से सुनना, a की जगह पर ax, a की जगह पर 0 है, b की जगह पर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर a की जगह 0, b की जगह पर 1, c की जगह पर -4 है, x1 y1 की जगह पर 4,-1 है। तो डिस्टेंस कितना आ रहा है? मॉड ऑफ ax1 मतलब 0 × 4 मतलब 0 प्लस by1 1 × -1 दैट इज -1 प्लस c मतलब -4, और अपॉन में आ रहा है √a² + b²। a की जगह 0, b की जगह 1 मतलब ये सिर्फ 1 ही आने वाला है, दैट इज इक्वल टू 5। सिंस लेंथ ऑफ CS, या फिर ठीक है यही लिख लो, है ना, यहाँ तक मेंशन आउट कर लो, और उसके बाद में एक लाइन यहाँ पर नीचे लिख देना कि सिंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ यहाँ पर सिंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 इक्वल टू रेडियस, देयरफॉर क्या था? सर्कल टचेस डायरेक्ट्रिक्स,
हो गया। नेक्स्ट इसमें एलिप्स के बारे में पढ़ते हैं।